मैं आपको करवाऊंगी लेसन 1 है हमारा हमारे आसपास के पदार्थ के जो क्वेश्चन आंसर हैं लेसन के बीच के, वो आज हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ है, ये आपको दे रखे हैं कुछ और इसमें से आपने छांटना कि इसमें पदार्थ कौन से हैं। कुर्सी क्या है बेटा, पदार्थ है। जो हमारे आसपास जो भी चीज़ें रखी हुई है वो सब पदार्थ है। अब वायु भी क्या है बेटा, पदार्थ है। स्नेह, ये प्रेम, ये पदार्थ नहीं है। गंध पदार्थ नहीं है। घृणा पदार्थ नहीं है, ये हमारी अंदर की फीलिंग है बेटा। बादाम पदार्थ है। विचार, ये भी हमारे अंदर के हैं, तो ये क्या है, पदार्थ नहीं है। शीत मतलब ठंडे, ये भी क्या है, एक पदार्थ नहीं है। शीतल पेय, ये एक पदार्थ है बेटा, जो हम पीते हैं ठंडाई गर्मियों में, जैसे रूह अफ़ज़ा की ठंडाई नींबू पानी का शीतल पेय है, और वैसे ठंडाई गोपाल जी की ठंडाई होती है। इत्र की सुगंध, अब ये जो सुगंध है, दुर्गंध है, गंध है, घृणा है, विचार है, शीत है, गर्मी है, स्नेह है, ये सब पदार्थ नहीं होते बेटा। तो पदार्थ जो बचे वो है आपका कुर्सी, वायु, शीतल पेय और बादाम, ये क्या है बेटा, आपके पदार्थ हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। इनका आपने कारण बताना है। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। जैसे बेटा आप घर में आते हो या आप बाज़ार में से जा रहे हो, तो वहाँ पर घर होते हैं, आपको क्या होता है कि ओहो, आपको अच्छी सी सुगंध आती है, आप कहते हो ओह इनके घर तो हलवा बन रहा है ना, और चावल की दूर तक आती है। तो ऐसा क्यों होता है बेटा? या आप अपने घर में प्रवेश करते हो, दोपहर को जब स्कूल से आते हो तो आपको खाने की सुगंध आती है, दूर से पता चल जाता है आज तो मम्मी ने आपके लिए हलवा बनाया है या चावल बनाए हैं, है ना बेटा। तो ऐसा क्यों होता है? ये क्या होता है बेटा, जो ठोस होता है उसका विसरण धीमी गति से होता है, मतलब फैलाव जो है उसका धीमी गति से होता है। लेकिन यदि ठोस का तापमान बढ़ाया जाता है, तापमान अगर बढ़ा दें, तो वायु में उनके कणों का विसरण दर बढ़ जाता है। किसके कणों का? ठोस के कणों का विसरण दर, मतलब वो फैल जाते हैं, हवा में जल्दी से फैल जाते हैं। जैसे तापमान मतलब गरम गरम है वो बेटा, तो उसके कण का विसरण बढ़ जाएगा। यह ठोस कणों के गतिज ऊर्जा में वृद्धि के कारण होता है। अब उसके जो कण होते हैं उनके अंदर गतिज ऊर्जा होती है बेटा। जितना जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसके कण उतने ही ज़्यादा गति से घूमेंगे, उनके अंदर ऊर्जा ज़्यादा होगी, तो क्या होगा बेटा, फिर उसके कारण जो उनके कणों का विसरण है, फैलाव जो है वो बढ़ जाता है। इसलिए गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। अब ठंडा खाना बेटा मम्मी ने अगर सुबह ही बना दिया तो आप आएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या बन रहा है, लेकिन अगर मम्मी आपके लिए गर्मा गर्म खाना बना रही है तो आपको अंदर दरवाजे में प्रवेश करते ही पता चल जाएगा कि ओहो आज तो मम्मी ने मेरे लिए ये बनाया है ना बेटा, मुंह में पानी आ जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है। स्विमिंग पूल तो देखा होगा बेटा सबने, और गोताखोर स्विमर जो होते हैं उनको गोताखोर कहते हैं। वो पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? इससे पता चलता है कि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। द्रव अवस्था में जो पदार्थ के कण होते हैं वो स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, मतलब इधर उधर घूमते रहते हैं। और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। अब जो द्रव है बेटा उसमें क्या होता है, रिक्त स्थान, उनके कणों के बीच में जो खाली स्थान होता है वो भी अधिक होता है, जिसके कारण स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है। अब बर्फ़ में कह दो बेटा कोई कुछ काट पाएगा नहीं ना, क्योंकि वो ठोस अवस्था है, उसके कणों में रिक्त स्थान भी नहीं होता, और द्रव अवस्था में उसके कणों में क्या होगा, रिक्त स्थान होगा, इसलिए गोताखोर आसानी से पानी को काट पाता है। पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं? अब पदार्थ के कण क्या होते हैं बेटा, निरंतर गतिशील रहते हैं, मतलब इधर से उधर घूमते रहते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, उनके बीच में गैप भी होता है बेटा, और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये है पदार्थ के कणों की विशेषताएं। अब पेज नंबर 6 के करेंगे क्वेश्चन आंसर बेटा। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं।
घनत्व क्या है बेटा, द्रव्यमान बटे आयतन। तो ये डेफिनेशन भी आ सकती है, घनत्व किसे कहते हैं, या घनत्व का सूत्र लिखिए तो ये होगा द्रव्यमान बटे में आयतन। द्रव्यमान को हम m से डिनोट करते हैं बेटा, मास जो उसका है, और आयतन जो है वॉल्यूम, मास m बटे v। ये डेंसिटी होती है। घनत्व को हम d से डिनोट करते हैं। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। तो बढ़ते हुए घनत्व क्रम में रखना है आपको। वायु का जो घनत्व है बेटा सबसे कम होगा, ठोस का सबसे ज़्यादा होता है। तो पहले वायु आएगी, फिर चिमनी का धुआं आएगा, उसके बाद आपकी क्या आएगी, रुई आएगी बेटा, और उसके बाद जल आएगा। पहले नंबर पे आपकी वायु, इसका घनत्व सबसे कम होगा। नंबर 2 पे धुआं, नंबर 3 पे रुई आएगी, नंबर 4 पे जल आएगा बेटा, नंबर 5 पे शहद आएगा, और सबसे भारी होता है लोहा। तो सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होगा, लोहे का। ठीक है, ये आपका रहेगा नंबर 6 पर। तो वायु क्या है, वायु का हल्का होगा घनत्व, सबसे कम होगा, और लोहे का सबसे ज़्यादा। तो इस तरह आपको अगर कोई चीज़ दी जाए तो आपने हल्की चीज़ पहले रखनी है बेटा, उसके बाद उससे भारी, उससे भारी। नेक्स्ट है आपका पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। अंतर को आएगा बेटा, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था, ये पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं। इसके बारे में आपने लिखना है बेटा। सबसे पहले है ये निश्चित आकार तथा आयतन के होते हैं। ठोस का आपको पता है बेटा निश्चित आकार और आयतन होता है। इनका आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए ये उसी का आकार ले लेते हैं। तो आकार तो निश्चित नहीं होता बेटा, लेकिन आयतन उतना ही रहता है। अब जैसे मान लो आपके पास कोई आधा लीटर दूध है, आप उसको किसी भी बर्तन में डालोगे रहेगा तो वो आधा लीटर ही ना। तो वो आयतन जो है, आयतन तो निश्चित ही है लेकिन आकार निश्चित नहीं है। अब देखो गिलास में डालोगे वो थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। मान लो उसको आप खुली प्लेट में डाल दो तो वो बिल्कुल ही फैल जाएगा, है ना बेटा। तो आकार इसका निश्चित नहीं होता है। गैसीय अवस्था का क्या होता है, गैसों में ना तो निश्चित आकार होता है और ना ही निश्चित आयतन। तो इनका आयतन भी निश्चित नहीं होता बेटा और आकार भी निश्चित नहीं होता है। नगण्य संपीड्यता, मतलब इनको ठोसों को यदि हम पीटें तो वो फैलेंगे नहीं। द्रवों में कम संपीड्यता होती है, द्रवों में थोड़ी हो जाती है बेटा, वो फैल जाते हैं। और ठोसों और द्रवों की तुलना में गैसों में संपीड्यता सबसे अधिक होती है, मतलब पीटने पर वो बिल्कुल फैल जाते हैं। थर्ड है आपका पॉइंट आकार तथा आयतन, ये संपीड्यता था। और थर्ड है बेटा आपका इनके कण क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से गतिशील नहीं होते हैं। और द्रव में कण स्वतंत्र रूप से गतिशील होते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है, मतलब निश्चित नहीं होती बेटा और बहुत तेज होती है इसमें गति कणों की। नंबर 4 है इनमें बहाव नहीं होता है। ठोस अवस्था में बहाव नहीं होता है और द्रव अवस्था में बहाव होता है। ये बेटा बह जाते हैं, अगर इनको हम नीचे गिरें तो ये एकदम से फैल जाएंगे। और गैसों में भी बहाव होता है। नंबर 5 है इनके कणों के बीच अधिकतम आकर्षण होता है। तो ठोस के कणों के बीच ज़्यादा आकर्षण होता है बेटा और सबसे कम आकर्षण गैसों में होता है। और द्रव अवस्था में क्या होता है, ठोस की अपेक्षा कम होता है और गैस की अपेक्षा अधिक आकर्षण होता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता, संपीड्यता, ये क्या होती है बेटा, इनके ऊपर आपको बताना है। दृढ़ता क्या है, पदार्थ का वह गुण है जिससे उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। कठोरता बेटा जिसको हम कहते हैं, तो ये दृढ़ता को हम कठोरता भी कह सकते हैं। यह वह गुण होता है जिससे उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। संपीड्यता क्या होता है, यह पदार्थ का वह गुण है जिससे बल लगाए जाने पर उसके आयतन में परिवर्तन होता है। अगर हम बल लगाते हैं तो उसके आयतन में क्या हो जाता है बेटा, परिवर्तन हो जाता है। तरलता, यह पदार्थ के बहाव की क्षमता है कि पदार्थ कितना बह रहा है, वो तरलता है उसकी। बर्तन में गैस का भरना, बर्तन में गैस भरने पर यह उसी का आकार ले लेता है। ये इसके ऊपर बताना है बेटा। बर्तन में अगर हम गैस भरे तो ये उसी का आकार ले लेता है। नेक्स्ट है आपका गतिज ऊर्जा।
और आकार है बेटा स्पष्ट सीमाएं होती हैं। आकार में क्या होती है? स्पष्ट सीमाएं होती हैं। ये हमने अलग अलग चीज़ों के बारे में बताना है। फिर है आपकी गतिज ऊर्जा और घनत्व। अब गतिज ऊर्जा क्या होती है बेटा? पदार्थ के कणों के निरंतर गतिशील होने के कारण इनमें गतिज ऊर्जा होती है। घनत्व होता है किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। ये कई बार बता दिया बेटा आपको घनत्व क्या होता है। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। अगर आपको पूरा याद नहीं होता बेटा तो आप इतना भी लिख सकते हो, घनत्व बराबर है द्रव्यमान बटे में आयतन। ठीक है, अगर आपको पूरी डेफिनेशन याद ना हो आप ऐसे लिख सकते हो m/v, और ये होता है d। ठीक है, कारण बताए। गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। ऐसा क्यों होता है बेटा? गैस के कणों के बीच का आकर्षण बल नगण्य होता है। उनके बीच में आकर्षण बल कम होता है बेटा। नगण्य का मतलब बिल्कुल कम होता है। इसके कारण गैस के कण सभी दिशाओं में गतिशील होते हैं। गैस के कण क्या होते हैं? सभी दिशाओं में घूमते रहते हैं। इस प्रकार गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। अनियमित बेटा कि इधर उधर घूमते रहते हैं, कोई निश्चित नहीं होती, और बहुत तेज़ गति से ये इधर उधर घूमते रहते हैं। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। इसलिए गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालते हैं। अब आपने देखा बेटा गैसीय अवस्था में कणों की गति क्या होती है? अनियमित होती है। मतलब इधर उधर कहीं भी जा सकते हैं, कोई निश्चित नहीं होती है, और बहुत तेज़ गति होती है। तो इस गति के कारण ये क्या करते हैं? आपस में और बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। इसलिए गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। लकड़ी की मेज़ ठोस कहलाती है। क्यों कहलाती है बेटा? लकड़ी की मेज़ का निश्चित आकार तथा निश्चित आयतन होता है। अब ठोस का आपको पता है बेटा निश्चित आकार तथा निश्चित आयतन होता है। ये ठोस की मुख्य विशेषता है, इसलिए लकड़ी की मेज़ ठोस कहलाती है। नेक्स्ट है आपका हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हम कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों होता है बेटा? तो आपको बताया था वायु के या गैस के कणों के बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान अधिक होता है। इसी तरह जल के कणों में भी रिक्त स्थान अधिक होता है। तो बताया था जल में गोताखोर पानी को काट पाता है। इसी तरह हवा में भी क्या होता है? इनके कणों में बीच में रिक्त स्थान होता है, गैप होता है बेटा। वहीं दूसरी तरफ लकड़ी के कणों में बहुत कम रिक्त स्थान होता है। लकड़ी तो अब ठोस होती है बेटा, उसके कणों के बीच में रिक्त स्थान कम होता है, गैप जो होता है वो कम होता है। साथ ही यह कठोर होता है। कौन? लकड़ी। इसलिए हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। दक्ष का मतलब निपुण। अगर हमें कराटे आएंगे बेटा तभी हम लकड़ी पर अपना हाथ चला सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है। आपको पता है बेटा ठोस पदार्थ का घनत्व सबसे अधिक होता है और द्रव का उससे कम होता है और गैसों का उससे भी कम होता है। लेकिन आपने बर्फ़ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। पता लगाइए ऐसा क्यों होता है? तो आपको बताया बेटा बर्फ़ का टुकड़ा जो जल में तैर रहा है इसका मतलब इसका आयतन क्या है? उससे कम है। इसका भार क्या है? कम है। किससे? पानी से। बर्फ़ जो ठोस होती है तथा जल के अणुओं के बीच रिक्त स्थान होता है, जिसके कारण पानी की तुलना में बर्फ़ हल्का होता है या बर्फ़ हल्की होती है। बर्फ़ ठोस होती है बेटा, सबको पता है, और जल के अणुओं के बीच रिक्त स्थान होता है, जिसके कारण पानी की तुलना में बर्फ़ हल्की होती है। यही कारण है कि बर्फ़ का टुकड़ा जल में तैरता है। आपको मैंने बताया बेटा कोई भी चीज़ अगर आपसे पूछी जाए कि ये पानी पर क्यों तैर रही है तो आपको कहना है ये इससे हल्की है, पानी की तुलना में हल्की है, इसीलिए यह उसके ऊपर तैर रही है। निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। तो सेल्सियस में बदलने के लिए सेल्सियस का मतलब बेटा कम होता है। कम करने के लिए 273 माइनस करना पड़ेगा। ये आपको याद रखना है, 273 माइनस करना है जब सेल्सियस में बदलना है। तो
तो 273 माइनस कर दीजिए, ये आ गया आपका 27 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से 573 के है बेटा, इसमें से भी 273 माइनस कीजिए, ये आपका हो गया 300 डिग्री सेल्सियस। ये हम पेज नंबर 9 के क्वेश्चन आंसर पे आ गए हैं बेटा। अब नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। अब ये 250 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी बेटा, गैसीय अवस्था होगी। कैसी अवस्था होगी, गैसीय अवस्था। और 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है बेटा, इस पर पानी क्या होता है, उबलने लगता है। चूँकि इस तापमान पर पानी उबलता है, सबको पता है पानी का क्वथनांक जिस पर वो उबलने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए यह गैस या द्रव अवस्था में हो सकता है। इस तापमान पर दी गई ऊष्मा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर होती है। जब वाष्पीकरण होता है बेटा, जब पानी उबलने लगता है, तो इसकी जो ऊष्मा होती है, तापमान पर दी गई ऊष्मा, किस तापमान पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर दी गई ऊष्मा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर होती है। अब ये वाष्पीकरण जो होने लगता है बेटा, उसमें एक गुप्त ऊष्मा होती है और ये ऊष्मा उसके बराबर होती है, जिसके कारण जल द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। जब किसी पदार्थ की ऊष्मा जो है, तापमान की ऊष्मा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर हो जाएगी, तो वो जल किस में मिलेगा, द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। देखते हो ना बेटा, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी बाहर बच जाता है और उड़ता हुआ हमें दिखाई देता है। किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। अब पदार्थ की अवस्था तो चेंज हो रही है, लेकिन अवस्था मतलब बेटा जैसे ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, या ठोस से सीधे गैस में, लेकिन टेम्परेचर वही सेम रहता है, ऐसा क्यों है। किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान प्रदत्त की गई या निर्गत ऊष्मा का प्रयोग अवस्था परिवर्तन में किया जाता है। जो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान क्या होता है बेटा, प्रदत्त मतलब दी गई या निर्गत निकलने वाली ऊष्मा का प्रयोग अवस्था परिवर्तन में किया जाता है। इस ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जो निकलती है या देते हैं ऊष्मा, वो क्या होती है बेटा, गुप्त ऊष्मा होती है। इसलिए किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर रहता है। अवस्था परिवर्तन का मतलब है बेटा उसका जैसे ठोस से द्रव में बदलना, द्रव से गैस में, या ठोस से सीधे गैस में, ये होती है अवस्था परिवर्तन। तो इसमें जो ऊष्मा निकलती है बेटा, उसमें क्या होता है, उसमें अवस्था परिवर्तन किया जाता है। उसका ऊष्मा का प्रयोग किस में किया जाता है, अवस्था परिवर्तन में किया जाता है। इस ऊष्मा को हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इसके दौरान तापमान स्थिर रहता है किसी भी पदार्थ का। वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि समझाइए। अब गैस को हम द्रव में कैसे परिवर्तित करेंगे बेटा, गैसों के कणों को नज़दीक लाकर तरल पदार्थ में परिवर्तित किया जा सकता है। पास, नज़दीक मतलब पास में लाकर हम किस में परिवर्तित कर सकते हैं, तरल पदार्थ में। इसलिए वायुमंडलीय गैसों का तापमान कम कर अथवा दाब बढ़ाकर, तापमान तो कम करना होता है और दाब बढ़ाना होता है, इस तरह से हम उसको द्रव्य में परिवर्तित कर सकते हैं। अब पेज नंबर 11 के करेंगे हम क्वेश्चन आंसर। देखो इसमें, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। गर्म या शुष्क दिन जब होते हैं बेटा, तो उसमें कूलर जो होता है अधिक ठंडा क्यों करता है। कूलर क्या करता है बेटा, अपने आसपास की नमी को बढ़ा देता है। वायु में उपस्थित जल के कणों का आसपास के ऊष्मा से वाष्पीकरण होता है। उसके आसपास की क्या होती है बेटा, नमी बढ़ा देता है कौन, कूलर। और जो वायु में उपस्थित होते हैं जल के कण, जो हमारा पानी भाप बन के उड़ता रहता है बेटा, तो ये जो जल के कण होते हैं ये वायु में ही उपस्थित रहते हैं। तो इनका क्या होता है, वायु में उपस्थित जल के कणों का आसपास के ऊष्मा से वाष्पीकरण होता रहता है। मतलब गर्मी के कारण, जैसे आप बेटा धूप में कपड़े सुखाते हो तो इनका क्या होता रहता है, पानी वाष्पीकरण होता रहता है, तभी हमारे कपड़े सूखते हैं। इसी तरह से जो कूलर कर रहा है, अपने आसपास नमी को बढ़ा रहा है, तो वायु में उपस्थित जलों के कणों का आसपास की ऊष्मा से क्या हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है। गर्म शुष्क दिन में वातावरण में नमी का स्तर बहुत कम होता है। अब जो वातावरण में नमी है वो बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर जो है बेटा बढ़ जाती है।
अगर नमी का स्तर कम है तो वाष्पीकरण की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। इसलिए वाष्पीकरण की तीव्र दर के कारण कूलर अच्छी तरह काम करता है। इसलिए गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा करता है। समझ में आ गया बेटा? गर्म शुष्क में वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, नमी का स्तर कम हो जाता है, इसी के कारण कूलर ज़्यादा ठंडा करता है। तो मेन बात तो आपकी यही है बेटा कि ये यहाँ से यहाँ तक आपकी मेन बात है। कूलर जो है अपने आसपास की नमी को बढ़ा देता है और जल के कणों का जो है आसपास के ऊष्मा से वाष्पीकरण होता रहता है। और गर्म शुष्क दिन में ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि नमी का स्तर तो कम हो जाता है और वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। अब देखो, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? मिट्टी के घड़े में सबको पता है बेटे छोटे छोटे छिद्र होते रहते हैं, जिसके द्वारा घड़े में उपस्थित जल का वाष्पीकरण होता रहता है। अब ये भी वही बात है बेटा, क्या है? जैसे गर्म और आर्द्र दिनों में मटके का पानी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, क्योंकि इसमें भी क्या है, वाष्पीकरण होता रहता है। घड़े में उपस्थित जल का छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उनसे क्या होता रहता है, जल का वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के कारण घड़े में रखा जल ठंडा हो जाता है, इसलिए गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होता है। एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? एसीटोन, पेट्रोल या इत्र मतलब बेटा जो आपका परफ्यूम होता है, कम तापमान पर वाष्पीकृत हो जाते हैं। ये मतलब वाष्पीकरण होता है इसमें भी। जब कोई एसीटोन, पेट्रोल या इत्र हथेली पर डलता है या हम हथेली पर डालते हैं तो इसके कण हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा? इसके कण, जो पेट्रोल है, परफ्यूम है, इसके कण हथेली से या इसके आसपास से ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं तथा वाष्पीकृत हो जाते हैं, इसलिए हमारी हथेली ठंडी हो जाती है। तो कोई भी ठंडी की बात आई है बेटा, आपने देखा घड़े में ठंडक की बात है, कूलर में ठंडक की बात है, हथेली पर ठंडक की बात है परफ्यूम रखने से, तो सब में क्या आया बेटा? वाष्पीकरण की दर। अगर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है तो हमारी हथेली ठंडी हो जाती है, क्योंकि ये क्या करते हैं, हमारे इसके कण जो होते हैं हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। अब नेक्स्ट है आपका, कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? आप देखते हो ना बेटा, ज़्यादा गर्म चाय होती है तो हम प्लेट में डाल लेते हैं ताकि हम इसको जल्दी पी सके। कप की अपेक्षा प्लेट में द्रव अधिक सतह के क्षेत्र में होता है, फैल जाता है बेटा वो द्रव, इसलिए कप की अपेक्षा प्लेट में तेज़ी से वाष्पीकृत होता है। तो आप देख रहे हो बेटा, सभी क्वेश्चन में वाष्पीकरण की बात आ रही है, और जब वाष्पीकरण होगा, जब जल्दी से वाष्पीकरण होगा तो वो जल्दी से ठंडी हो जाएगी। इस प्रकार कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं। तो कहीं भी ठंडक की बात आए बेटा, आपको कहना है यहाँ पर वाष्पीकरण की दर अधिक है ना बेटा? तो इसलिए जब वाष्पीकरण की दर अधिक होगी तो कोई भी चीज़ है जल्दी ठंडी हो जाएगी और हम उसको जल्दी से पी सकेंगे। गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? ये तो सबको पता है बेटा, गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि यह पसीने का अच्छा अवशोषक होता है। ये पसीने को क्या करते हैं बेटा? सोख लेते हैं। सूती कपड़े में पसीना अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। यहाँ भी वाष्पीकरण का कारण है बेटा। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा मतलब गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है। वो वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा है बेटा, जो हमारे आसपास वाष्पीकरण होता रहता है वायुमंडल में, उसके बराबर क्या होती है? ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। समझ में आया बेटा? सूती कपड़े पहनने चाहिए, क्यों? क्योंकि हमारा शरीर जो ये सूती कपड़े जो होते हैं वो पसीने के अच्छे अवशोषक होते हैं, यानी कि पसीने को सोख लेते हैं, और पसीना अवशोषित होकर वायुमंडल में क्या होता रहता है? वाष्पीकृत होता रहता है, और वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर जो ऊष्मीय ऊर्जा है हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे हमारा शरीर क्या होता है? ठंडा हो जाता है, शीतल हो जाता है। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।